नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी का स्वागत करते हैं और बीच बहस में आज हम बात करने वाले हैं चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव के। इस बार जो तस्वीरें देखी गई हैं, पहले भी कई बार कहा गया है वक्त कि इस बार जो तस्वीरें सामने आई चुनाव की, वो तस्वीरों के जो रंग थे वो पिछले कई चुनावों से बिल्कुल अलहदा रहे हैं, अलग रहे हैं। क्योंकि इस बार जिन मुद्दों को हवा दी गई, कई मुद्दे ऐसे हुए कि हवा देने के बावजूद भी वो गुब्बारे में परिवर्तित नहीं हो पाए, या फिर गुब्बारे बने तो बहुत ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे हैं जिन्हें हवा नहीं दी गई, तब भी वो गुब्बारे की तरह उछले हैं और आसमान पर जाकर के, चुनाव के आसमान पर जाकर के उन्होंने अपना परचम लहराया है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सियासत का पारा भी एकदम हाई पर है। जिस तरह से गर्मी का पारा चढ़ा हुआ है, उसी तरह सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। आम चुनाव की घोषणा 16 मार्च को हुई थी और इसी के साथ चुनाव प्रचार का दौर भी जो है वो शुरू हो गया था, जो आज 30 मई शाम 5 बजे यानी चुनाव प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है। और कुछ ही देर में आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ध्यान मुद्रा में भी देखने वाले हैं, क्योंकि वो कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। लेकिन इसी के साथ पूरे चुनाव में जिस तरह के मुद्दों की एंट्री हुई, जिस तरह के मुद्दों पर बात हुई, जनता को लुभाने के जो प्रयास किए गए, देखना होगा कि किसके दावों में कितना जोर रहा और जनता को लुभाने में कौन कामयाब रहा। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये जो तमाम चीजें हैं चुनाव पर असर डाली गई हैं, कई चीजों का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि ये चुनाव एक तरह से प्रायोगिक चुनाव रहा है। कई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं इस चुनाव में। पहले चरण पर मतदान का जब हुआ है, उसके पहले देखा कि चुनाव प्रचार का एक अलग तरीका रहा है। फिर जब भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि वो तरीका उतना असरकारक नहीं रहा है, तब उन्होंने अपने पुराने पैटर्न में आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुराने तरीके से प्रचार उन्होंने शुरू किया। कांग्रेस ने भी वही देखा कि जहां एक तरफ वो जो बात कह रहे थे उनके लिए सेल्फ गोल साबित हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि एग्रेसिव होना चालू किया, या फिर बचाव करने की बजाय आक्रामक रूप से उन्होंने चुनाव प्रचार करना चालू किया। तो वो देखा गया कि उसका कितना असर हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, और देखेंगे क्योंकि अंतिम चरण के जो मतदान है वो 1 जून को होने वाले हैं और लगातार जिसको लेकर सभी की नजर बची हुई है, क्योंकि आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का और राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत आज अंतिम दिन में झोंकी है। वाराणसी में तो आप ये देखिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि किसके दावों ने कितना जोर किसके दावों में दिखाई दिया, किसके वादों ने जनता को लुभाया है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राधेश्याम अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। राधा वल्लभ शारदा जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, सर बहुत स्वागत है। इसी के साथ संदीप पाठक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, संदीप जी बहुत स्वागत है। सैफ मलिक जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, सैफ जी बहुत स्वागत है। आलोक सिंघई जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, आलोक जी बहुत स्वागत है। और विभांशु जोशी जी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ मौजूद है, विभांशु जी बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत करते हुए चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। संदीप पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात हो रही है लोकसभा चुनाव 2024 की। वास्तव में देखा गया कि यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर ली, मंगलसूत्र की बात कर ली, चूड़ियों की बात कर ली, हिंदू मुसलमान की बात कर ली, हनुमान चालीसा की बात कर ली। हनुमान जी भी चुनाव मैदान में कूद गए थे कहीं ना कहीं। तो ये जो तमाम चीजें रही हैं, क्योंकि यहाँ विपक्ष हमेशा कहता रहा एक बात कि महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, आर्थिक स्थिति की बात हो। केंद्र सरकार ने चुनाव से पहले कुछ आंकड़े भी जारी किए थे महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर के, और उन्होंने एक सेंसेक्स भी बताया था। उन तमाम आंकड़ों की बात तो नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ ये जरूर बात हुई है चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा गया है कि पिछले वर्षों में 1 करोड़ 80 लाख खाते खुले हैं प्रोविडेंट फंड के। पीएफ फंड के जो भविष्य निधि खाते हैं उसमें 1 करोड़ 80 लाख खाते उन लोगों के खुले हैं जिनको रोजगार मिला, सरकारी नौकरी मिली है। यहाँ कांग्रेस ने न्याय पत्र दिया, 5 न्याय की बात कही, 25 गारंटी की बात कही, मोदी की गारंटी की बात हुई। आपको लगता है कि मोदी की गारंटी या 5 न्याय और 25 गारंटी ज्यादा प्रभावी कौन रहा? देखिए सूरज जी, बीजेपी का तो अब जो बयानबाजी जिसको अपन बात कर रहे हैं वो सब पूरे बयान अब अस्ताचल की ओर हैं, क्योंकि अब आखिरी चरण बचा हुआ है। तो गारंटी की जहाँ तक बात है, और जो अग्रेसिव होके जो बीजेपी ने पूरा कैंपेन चलाया और उसमें खास तौर पे पूरा फोकस प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ही ले रखा था, पूरा भार, तो उसके पीछे दो बातें थी। एक तो ये कि अगर इस चुनाव में इतना स्तर अलग बदल चुका था कि यदि कोई भी विकास की बात होती तो उसमें सभी जगह पे पूरे देश में बहुत बड़ा क्षेत्र है और सब जगह अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रभाव है। तो बयानबाजियों में वो बात मैसेज पहुंचा नहीं सकते थे कि क्या काम हुआ है। जैसा आपने भी कहा कि 180 मतलब जो करोड़ खाते खुले हैं, वो खाते की भी चर्चा मतलब इसलिए देखिए आप कहाँ मार्केट में आ पाई है ये, मतलब बाजार में इस चीज़ का कोई चर्चा नहीं है, मतदाताओं के बीच में कोई चर्चा नहीं है। तो उसके पीछे कारण है ये, तो इसलिए उन्होंने अपना स्टैंड बदला और ऑफेंसिव हो गए। पूरा चुनाव बीजेपी ने ऑफेंसिव होकर लड़ा है और इसीलिए उसमें जो बयानबाजियों का स्तर है वो कई बार मतलब स्तर गिरा है और इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए।
और जहाँ तक अब दोनों का इनकी गारंटी और उनका जो संकल्प न्याय पत्र जो है, इन दोनों के बीच में तो ये है कि अब रिजल्ट तो 5 तारीख को आना है, लेकिन गारंटी एक कुछ भी कहो, मतलब एक सत्तारूढ़ दल का एक विश्वास अपर एंड होता है। तो उस हिसाब से तो ये कि ये कह सकते हैं कि जो दिखाई दे रहा है कि वो इनकी स्थितियों को ये अभी कर पाए हैं बेहतर। और जहाँ तक उनका मतलब संकल्प पत्र की बात है, लेकिन उन्होंने भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी है और किसी भी स्तर पे इनको घेरने से कसर नहीं छोड़ा है। जहाँ तक अभी अब आज देखिए, आज ये इनके मौन पे भी अब मतलब बयानबाजियां शुरू हो जाएंगी, है ना, और हो गई हैं। और मौन में भी इन्होंने जो संकेत दिए हैं, मतलब आप देखिए कि अष्टांग योग में ध्यान के बाद धारणा आती है, लेकिन राजनीति में थोड़ा सा उलट होता है। राजनीति में धारणा पहले बनती है, राजनीति में चुनाव कैसे जीता जाए इसकी धारणा बनाई गई, और जब धारणा में वो अपनी मतलब लगा कि अब हम अपनी चीजों पे कुछ खरे उतर गए हैं, तब वो ध्यान में चले गए हैं। जहाँ खूबियों से और चुनाव प्रचार का प्रारंभ किया गया कि हमारी क्या खूबियां हैं वो गिनाई गई, फिर खामियों पर चुनाव आया, खूबियों और खामियों से चलते चलते ये संविधान की किताब और आरक्षण और मुसलमान तक ये चुनाव प्रचार पहुंचा। इसमें इतना बस और कहना है कि आखिरी जो बचा है, अब देखना ये कि 4 तारीख के बाद समाधि में कौन जाता है। चलिए, बिल्कुल ठीक है, ठीक कह रहे हैं संदीप जी। ध्यान तो, क्योंकि ध्यान अब देख रहे हैं पीएम मोदी ध्यान में जाने वाले हैं और उससे विपक्ष परेशान भी है, लेकिन ये जो समाधि वाली आपने बात कह दी, कहीं ना कहीं किसी को तो खटकेगी है। लेकिन आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब देखिए, खूबियां और खामियां की हम बात कर रहे हैं मैनिफेस्टो से, क्योंकि हमने शुरुआत की जिस तरह से सूरज जी ने पूछा कि न्याय और संकल्प में कौन बेहतर है, किसके दावों में कितना जोर, क्योंकि हमने देखा मैनिफेस्टो तो जारी कर दिए गए आलोक सिंघई जी, लेकिन खुद के मैनिफेस्टो पर किसी ने बात नहीं की। अगर आप बीजेपी की बात कर लें तो बीजेपी ने तो सिर्फ कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाना बनाकर अपनी बयानबाजियां दी, यानी मैनिफेस्टो पर बात ना करके 2024 का जो चुनाव है वो व्यक्तिगत टिप्पणियों पर रहा। कैसे देख रहे हैं ऋषिका जी? जिस तरीके से आकलन जो लोग कर रहे हैं, वो आकलन पूरी तरह से सटीक नहीं है, खरा नहीं है। उसकी वजह है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव अभियान के दौरान अपना काम नहीं कर रही थी, इसलिए कम से कम साल भर पहले से चुनाव अभियान शुरू कर दिया था और देश के 60 करोड़ मतदाताओं तक, नागरिकों तक सीधे सीधे अपनी जनहितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया था। तो ये बड़े पैमाने पे बीजेपी ने काम किया था। ये जो बार बार लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, हिंदू मुस्लिम कर दिया गया, आप ये देखें, जो वोट बैंक की राजनीति थी, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, उसको टारगेट करके पहले से बीजेपी ने ये अभियान चलाया था। और आप ये देखें कि उसने जब समान नागरिक संहिता की बात की, जाहिर सी बात है मुस्लिमों को ये चीजें बहुत जल्दी नहीं समझाया जा सकता था, तो उन्होंने मुस्लिमों के माध्यम से अपनी बात कही, जो तुष्टीकरण की प्रक्रिया थी उसमें अपनी बात कही। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पे अभियान चलाया है। इसको ऐसा नहीं समझ सकते कि कुछ अपने आप हो गया, बल्कि विपक्ष उसके जाल में हर बार फंसता गया और उसने जो आरोप लगाए, उन आरोपों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात कहने का अवसर मिल गया। तो ये जो है, अब बहुत अच्छे सुनियोजित ढंग से ये अभियान चलाया गया है और इतना कैलकुलेटेड है। भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि कहां कहां हमें क्या क्या रिजल्ट आने वाले। अभी जैसे आप ये देखें, ये 7वां चरण है, आखिरी चरण है, और जिसमें चुनाव प्रचार थमने जा रहा है। और ये पूरे जो जिन स्टेट्स में ये चुनाव है, वो पूरे गंगा की पट्टी है। गंगा की पट्टी में सबसे ज्यादा आबादी वाली पट्टी है और सबसे ज्यादा पूर्वांचल पे इन्हें बहुत पहले से काम किया है। पूर्वांचल कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाता था और मोदी जी ने बहुत एक छोटी सी बात कह के पूरी फिलॉसफी को कहा है कि जैसे ये कहा कि भाई लालटेन लेके मुजरा करने वाला, मतलब गरीब को नाम लेते हो, गरीब की बात करते हो, लालटेन दिखाने की बात करते हो और मुस्लिम तुष्टीकरण की काम करते हो। तो ये जो चीज है, ये पूरे देश में बड़े पैमाने पर, पूर्वांचल में खास तौर से ये मुद्दा बहुत गहरे तक गया है। और ये सारी चीजें, जो मुद्दे जितने उठाए गए हैं, वो सारे मुद्दों ने देश में एक संदेश दिया है कि हमें एक नए भारत के निर्माण में किस तरीके से आगे बढ़ना। और बार बार ये कहा जा रहा है, आज भी मोदी जी ने अपने भाषण में यही बात पंजाब में कही कि हमें आगे जाके देश के स्तर पे कुछ बड़े फैसले लेना है। उन फैसलों की तैयारी हो चुकी है और उन पे काम किया जा रहा है और ये चुनाव सिर्फ उसमें मुहर लगने का एक पड़ाव है। तो ये चुनाव जो है देश में कई स्तर पे, कई नजरिए से अनोखा साबित होने जा रहा है। बिल्कुल अनोखा चुनाव साबित होने जा रहा है और अब तक जो चीजें देखी वो भी कई मायनों में अनोखी रही हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि लालटेन लेकर मुजरा करने वाली बात, तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि लालटेन की बत्ती जब भभकने लगती है तब समझ में आता है कि अब लालटेन बुझने वाली है। हालांकि उन्होंने इशारा किया था लालू यादव पर कि अब जो जितना भी बचा खुचा तेल है वो भी खत्म होने वाला है और परिवार को बचाने की जो कवायद है वो सफल नहीं होने वाली। दूसरी तरफ
यदि हम बात करें कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, राधा वल्लभ शारदा जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जो 80 करोड़ वो लोग हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त राशन दिया जा रहा है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनके सहारे चुनाव लड़ी कि वो तो हमें वोट देंगे, उनका पूरा भरोसा रहा है, या फिर कांग्रेस की ओर से, विपक्षी गठबंधन की ओर से क्या ऐसी कोई बात जो जनता तक पहुंचानी चाहिए थी और जनता तक नहीं पहुंच पाई है, वो विफल रहे हैं? मतदान के प्रतिशत पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि मतदान का प्रतिशत भी कहीं ना कहीं माथे पर चिंता की लकीरों को गहरा करने के लिए काफी रहा है। मैं दो विषय पर पहले बोल चुका हूँ और जी। आज पर उसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ जी कि ये जो 80 करोड़, जी तो मैंने उसका उदाहरण दिया था 9 नगद में 13 उधार। जी ठीक है, आदमी को 9 नगद में अगर मिल रहा है तो हाँ। व्यक्ति उसके पास पहले जाएगा, और दूसरा अगर कहेगा कि मैं 13 उधार आपको 8 दिन बाद दूंगा या 15 दिन बाद दूंगा, तो हाँ। उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखता। बिल्कुल। तो ये जो 80 करोड़ रुपए जो लोगों को है, और मोदी जी ने चुनाव के पहले जो घोषणा की थी कि ये 5 किलो अनाज 5 साल तक लगातार मिलेगा, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ इसका विशेष प्रभाव पड़ा है, और वो भी गृहिणियों पर, पुरुषों पर नहीं, गृहिणियों पर पड़ा है। और जब मतदान का पूरा रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ तो महिलाओं ने अधिकतम वोट बीजेपी को दिए हैं। ठीक है। वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो। अब बाकी जो लोग हैं, अभी मैं आज कोई टीवी पे देख रहा था तो जी। उसमें उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा था, तो उसमें नीचे जो बैनर लगा हुआ था उसमें ये था कि बसपा को वोट दीजिए। ठीक, कांग्रेस का प्रत्याशी खड़ा हुआ है हाँ। और आप वहाँ नीचे आ रहा है कि बसपा को वोट दीजिए, क्योंकि अखिलेश मां थे उपस्थित। तो मैं एक बात बहुत पहले भी कहा मैंने जी कि हम 5-6 लोग 8 लोग बैठे हैं यहाँ, हाँ 8 में से हम 8 एक नहीं हो पाए हैं हाँ। कि भाई हमारा नेता कौन होगा। जी जब तक नेता नहीं होगा तब तक हम किसी भी बात, कोई भी बात अगर करते हैं तो वो जी। बेईमानी होती है। ठीक है। अब रह गया, अब मैं आता हूँ चुनाव परिणाम की ओर, आंकड़ों को लेकर। जी शायद आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा, चाइना कह रहा है 433 सीट बीजेपी को मिल रही है। सुना होगा शायद आप लोगों ने। और आज प्रशांत किशोर कह रहा है कि सरकार तो बीजेपी की बन रही है। हाँ। अब ये बात अलग है हाँ। कि वो 400 से के करीब पहुंचती है या नहीं। हाँ। तो बीजेपी नहीं, एनडीए 400 के करीब पहुंच सकती है। और जो आंकड़े बोल रहे हैं उसमें 413 भी आ रहा है। हाँ। ये आपका ये जो सट्टा बाजार है आपका, ये क्या जी। कहते हैं उसको, राजस्थान वाला फलोदी वाला कह रहा है कि 413 सीट, और उसने तो स्टेट वाइज दिया है कि हाँ। किसको कहाँ से कितनी मिलेगी। 413 सीट हाँ। उसने बीजेपी को बता दी है। तो होता क्या है कि जैसे आज चुनाव प्रचार थम गया, सब जी। पोलिंग हो गया, लगभग हो जाएगी, मैं समझता हूँ 7 बजे तक एक- खत्म हो जाएगी अधिकतर। हाँ। लेकिन लोगों के पास में ये मैसेज चला गया, कोई सरकार तो बीजेपी की बन रही है। तो एक कहावत है ना, चलते चलते दुनिया पीट रही थी तो मैंने भी एक थप्पड़ जमा दिया। हाँ। तो वो वाली बात है कि सब वोट दे रहे हैं, मैंने भी। जब वो सरकार बनी रही है हाँ। चलो अपना वोट भी अपन बीजेपी को दे दें। हाँ। और एक प्रश्न जो बहुत, मैंने उसका पहले भी जवाब दिया था। हाँ। मुस्लिम महिलाएं जो पढ़ी लिखी जी हैं, जी उनको इनका जो 370 है हाँ। उसका अच्छे से ज्ञान है। हाँ। और उन लोगों ने खुल के सराहना की है मोदी जी की कि ये अच्छा हुआ है। अब मोदी जी जो लोगों को आशा होती है कि मैं आपको कुछ देने वाला हूँ। हाँ। उन्होंने कहा ना कुछ और नया होने वाला है। हाँ। तो नया होने वाला है तो लोगों ने कहा यार कुछ और मिलेगा, चलो अपन इनको ही क्यों नहीं वोट दे दे, देखे क्या देंगे नया। ठीक है। अब आता हूँ मैं, आज जैसे प्रधानमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं कन्याकुमारी, हाँ। तो एक घटना याद होगी आपको, शायद पिछले चुनाव की है। इस चुनाव में तो शायद ममता ने वो काम नहीं किया। पिछले चुनाव में ममता ने अपने आप को व्हील चेयर पर चलकर लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। वहाँ के विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया हाँ। था, और इस चुनाव से ठीक पहले माथे पर चोट लग गई थी उनको। हाँ, हाँ। जी बहुत सीधी बात करता हूँ, जी, इमोशनली ब्लैकमेल किया। देखो ये बीमार है, हाँ। उसके बाद भी ये जिस हाँ। तरह से अभी केजरीवाल कह रहे हैं हाँ। कि मुझे तो कैंसर हो सकता है, हाँ। मुझे ये हो सकता है, वो हो सकता है, हाँ। जांच के लिए। अब वो चला गया सीजीआई के पास में, सीजीआई चले गए छुट्टी पे। ठीक है। अब वो कब निर्णय होगा कब नहीं होगा
और नीचे हाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप हाई कोर्ट में चले जाइए। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं होना चाहिए, ये जो 110 पूर्व सांसद जिनका टिकट काटा गया है, हाँ। उनकी रिपोर्ट मोदी जी के पास थी और उन पर किसी न किसी तरह के आरोप थे, हाँ। ऐसा मेरा मानना है। हाँ। इसीलिए और उनकी निष्क्रियता और उन पर आरोप, इसकी वजह से उन लोगों के टिकट काटे गए ठीक थे। है, उदाहरण मैंने भोपाल सीट भी देखी है जहाँ पर जो सांसद रही हैं प्रज्ञा सिंह, उनका भी टिकट काट करके नए प्रत्याशी को मौका दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से प्रयोग किए, चाहे टिकट देने में, चाहे चुनाव प्रचार में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी। और जिस तरह से राधा वल्लभ जी ने भी बताया कि कहीं ना कहीं जनता ने जिस तरह से वोट किया है, तो जनता ये जानती है कि क्या काम अच्छे हुए हैं, क्या काम नहीं हुए हैं, वोट किसे देना है, वोट किसे नहीं देना है। क्योंकि इस बार हम बार बार ये देख रहे हैं कि जनता के मन का आकलन लगाना बेहद मुश्किल हो गया है। साइलेंट वोटर क्या कमाल दिखाएगा वो 4 जून को ही पता चल पाएगा। लेकिन विभांशु जोशी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत ही की थी कि अब की बार 400 पार, देखिए अंतिम चरण बचा है और आज हम जिस तरह से देख रहे हैं चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम गया है। क्या लग रहा है आपको, क्या अभी भी बीजेपी का लेवल उतना हाई है, वो 400 पार कहने की स्थिति में है, या फिर अभी उनका लेवल लो होता दिखाई दे रहा है? क्या लग रहा है? देखिए, जहां तक हम मोदी जी के लगातार ट्वीट्स को देखें तो उनका पूरा आत्मविश्वास कायम है और वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं, हम तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं और हैट्रिक की बात वो लगातार अपने ट्वीट्स में कह रहे हैं। तो उनका हौसला तो कहीं भी कमजोर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कल के जो तारीख है वो बहुत शानदार है। कल 1 जून है और जो 7 चरण से जो मतदाता उत्सव चल रहा था वो कल समाप्त हो जाएगा, परसों 1 जून है। परसों हो जाएगा। और साथ में मुख्य बात ये है कि नौतपा भी कल 1 तारीख को समाप्त हो जाएगा। तो ये मतदान का जो ताप है, इसका रिजल्ट 4 तारीख को आएगा। अब हम बात करते हैं जो कल 1 तारीख को जो 57 सीट्स में जो मतदान होने वाला है, उसको जब हम नज़र मारते हैं तो उसमें देखते हैं कि 2019 में बीजेपी के पास उसमें से 25 सीटें थी, 32 सीटें गई थी सर, और कांग्रेस के पास 9 सीटें थी, 9 थी और टीएमसी के पास 8 या 7 सीटें थी। तो अभी इस चुनाव में मुख्य जो केंद्र भाजपा का अपनी जो सीटें हैं उनको बचाने का है और साथ में जो टीएमसी की जो सीटें हैं, उन तृणमूल कांग्रेस की सीटें हैं, उनको अपने पक्ष में करना है और जो पंजाब है, पंजाब में जो कांग्रेस की सीटें थी उनको अपने पक्ष में करने की बात है। तो कांग्रेस अपने अपना एक प्रयोग किया है। कांग्रेस ने राहुल गांधी जी ने आज ट्वीट किया है मनमोहन सिंह जी का वो 3 पेज का पत्र, जिसमें एक भावनात्मक अपील करी गई है। लेकिन क्या होता है, कांग्रेस कहीं ना कहीं एक बात उल्टी कर जाती है कि 2 दिन पहले ही राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं कि अंधा निजीकरण हो रहा है, उन्होंने 2 दिन पहले कहा। और फिर मनमोहन सिंह जी का पत्र ट्वीट करते हैं, जबकि निजीकरण में मनमोहन सिंह जी की जो भूमिका थी उसको पूरा देश जानता है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब आप कहते हैं निजीकरण का विरोध करते हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार के जो वो अवसर निजीकरण के कारण पैदा हुए हैं उसको भी आप चुनौती दे देते हैं। तो ऐसे में पंजाब में कांग्रेस की अपनी भूमिका, अपनी सीटों को बचानी है। उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार स्वयं हैट्रिक लगाने की योजना बना रहे होंगे। उसी के तहत उन्होंने बनारस में उन्होंने रोड शो भी किया, बहुत शानदार रोड शो देखने में आया था। तो मोदी जी लगातार अपने जो ट्वीट्स हैं उन्होंने अपनी जहां वो जा रहे हैं वहां की भीड़ का ब्यौरा दे रहे हैं। अब जैसे कन्याकुमारी की बात अभी लगातार आ रही है, 29 तारीख को उन्होंने एक मीडिया चैनल में उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बोला कि जब मैंने घर छोड़ा था तब मेरे दिमाग में स्वामी विवेकानंद जी थे, मेरे दिमाग में रामकृष्ण मिशन था और मेरे दिमाग में उस समय बंगाल था। तो एक बड़ा मैसेज पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी की जो सीटें हैं 8, उनको केंद्रित करते हुए उन्होंने किया। और साथ में वो जब रोड शो जो कलकत्ता में परसों हुआ उसमें भी उन्होंने जो अपना रोड शो का जो समापन किया वो विवेकानंद जो वहाँ उनका केंद्र है वहाँ पर म्यूजियम, विवेकानंद म्यूजियम में वहाँ जाकर उन्होंने समर्पण किया।
वो नेताजी जी सुभाष चंद्र बोस की बात लगातार मोदी जी करते आए। आपको याद होगा कि दिल्ली में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की उन्होंने प्रतिमा का जो है इंडिया गेट के पास जो खाली स्थान था वहां पर स्थापित करी थी। तो जैसा कि सुनील सिंघई जी हमारे साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से अपनी योजनाओं को तैयार करके चलती है कि कहां हमें किस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना है। साथ में जो 57 सीट्स हैं उसमें उड़ीसा की भी एक बात इंपॉर्टेंट आती है। उड़ीसा में भी हम देखते हैं कि 6 सीट है जो बीजेपी के पास वहां पर नहीं थी पिछले चुनाव में। तो इन 6 सीट पे फोकस करते हुए यदि हम देखें तो वहां नवीन पटनायक जी बहुत लंबे 5 कार्यकाल उन्होंने लगातार वहां पे मुख्यमंत्री के तौर पर देखे और वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का कहीं ना कहीं एक माहौल, क्योंकि वहां पर विधानसभा चुनाव भी हैं, तो वहां पर वो असर भी इस बार देखने को आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है उड़ीसा को भी बहुत फोकस करके चल रही है कि ये 57 में जो उड़ीसा में उसके पास 6 कम थी उसको अपने पाले में लेने की भी कोशिश करेगी। तो उत्तर प्रदेश की 13 सीट जिसमें कि स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी, रवि किशन गोरखपुर से लड़ रहे हैं जी। फिर इसमें हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो 4 सीटें हैं वो तो खैर उनके पास ही रही हैं, बीजेपी के पास ही रही हैं। तो यहाँ पर उन सीटों को वापस बीजेपी को लेना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। तो मोदी जी लगातार जो फोकस कर रहे हैं, उन्होंने पंजाब में काफ़ी रैली करी। पंजाब में हम देखते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से बिखर गई है और कांग्रेस के जितने जीते हुए सांसद थे वो लगभग जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ही कैंडिडेट बनकर आ गए। तो कांग्रेस के लिए पंजाब की जो सीटें हैं वो एक चुनौतीपूर्ण है जो इस 57 में शामिल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो 57 सीटों की हम बात कर रहे हैं सूरज जी, 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो चुनाव है 2019 के जैसा हमने देखा कि 32 सीटें बीजेपी के पास थी। यानी बीजेपी के पास एक बड़ी चुनौती तो है, जो उन्होंने पहले परफॉर्मेंस किया था वही परफॉर्मेंस उसको वापस दोहराना है और जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं उससे बेहतर परफॉर्मेंस करके उससे ज्यादा उनको जो वोट है वो हासिल करने हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से बीजेपी की रणनीति, जैसे बाकी लोगों ने बताया कि पिछले 1 साल से जो बीजेपी की रणनीति थी वो तैयार की जा रही थी चुनाव को लेकर, और क्योंकि उसका हमने जो असर है वो दक्षिण में भी इस बार होते हुए देखा है। तो ऋषिका, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार, जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, कि बहुत सारे प्रयोग किए और उन प्रयोगों के तहत वो अपनी सीटें बढ़ाना चाहती, जहां वो जो वर्तमान सीटें हैं उनकी भारतीय जनता पार्टी को उन सीटों को बचाने की कवायद तो उन्होंने की और कई सीटों के लिए तो आश्वस्त भी रहे हैं। सियासी गलियारों में चर्चा ये भी रही है कि मध्य प्रदेश की कुछ सीटों की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की सीटों की बात करें, राजस्थान की सीटों की बात करें, तो वहाँ ये भी रहा कि गुजरात की सीटें भी शामिल हैं उसमें। हालांकि मैं बता दूं कि चुनाव परिणाम जो आने हैं, परिणाम 542 सीटों के आने, क्योंकि एक बार तो परिणाम घोषित हो चुका है गुजरात की सूरत सीट पर, वहाँ बीजेपी प्रत्याशी को जिताया हुआ घोषित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ यदि हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किए हैं अपनी सीटों पर, कुछ सीटों पर तो सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है कि जीत का अंतर बढ़ाना है। जैसे कि देखा कि सबसे ज्यादा जीत का अंतर रहा है 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से। शंकर ललवानी को 10 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और 5,45,000 से ज्यादा वोटों, लगभग 5,49,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की, सबसे बड़ी जीत थी। तो इस बार उन्होंने उस सीट पर ऐसा प्रयोग किया है कि वो जीत का अंतर और बढ़े। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत का अंतर बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ी है, अपनी सीटें बढ़ाने के लिए। बचाने की जो कवायद थी कि जो सीटें वर्तमान में है वो बची रहें, लेकिन और ज्यादा सीटें जो दूसरे दलों के पास है या गठबंधन के पास है, विपक्षी गठबंधन के पास है, वो सीटें हमारे पास हैं। लेकिन राधेश्याम अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा हमने देखा पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि महिला केंद्रित राजनीति की गई वोटों को साधने के लिए, क्योंकि हमने ये भी देखा कि महिला मतदाता जो रहे उन्होंने ज़्यादा मतदान किया है कई जगह पर। एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि महिलाओं को साधने की कवायद की गई है। मध्य प्रदेश के परिदृश्य में लाडली बहना योजना या अन्य राज्यों में जो महिलाओं के लिए योजनाएं चलाई गई वो। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया तो यहाँ पर लखपति दीदी की बात हुई कि हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। तो ये जो चुनाव था 2024 का, इस चुनाव में आपको लगता है कि यहाँ जहाँ लखपति दीदी की बात आई वहीं मंगलसूत्र बचाने की बात आ गई, वहीं पर अपनी संपत्ति बचाने की बात आ गई, तो महिलाओं को केंद्रित करके जो फोकस किया गया, आपको लगता है कि महिला मतदाता जो परंपरागत मतदाता यदि उनको छोड़ दें, यदि जो कोर वोटर है यदि उनको हम छोड़ देते हैं, तो वो जो 37% मतदाता होते हैं जो अपना वोट स्विंग कर जाते हैं, उन महिला मतदाताओं पर असर पड़ा होगा क्या इन योजनाओं का या फिर इन बयानों का? सूरज जी, आपकी बात सही है। और जो आपने प्रयोगवादी भारतीय जनता पार्टी का जब से अस्तित्व आया है हर बार नया प्रयोग करती है। 2024 का चुनाव भी प्रयोग रहा उनका, 2019 भी रहा। और जहाँ तक महिलाओं को लखपति बनाने का है प्रश्न है,
वो लखपति बनाएगी। ये उनने एक पासा फेंका है और ये बहुत बड़े वोट बैंक की राजनीति है। अब उनको चुनाव तो जीत रहे हैं, वो पहुँच रहे हैं सदन में और वोट भी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इस समय प्रलोभन के ऊपर मतदाता भी टिका हुआ, मतदाता भी दूसरी तरफ देख रहा है कि ये पार्टी हमको क्या देगी। जहाँ तक मोदी जी का 2014, 2019 और 2024 उन्होंने हर बार, इस बार उन्होंने एक नया जुमला छोड़ा या जुमला कह दें कुछ भी, कि जो भ्रष्टाचारियों के पास जो जमा पूंजी है वो जनता में बांटी जाएगी। तो 4 जून रुक जाओ, चुनाव के बाद सबके खाते खुलेंगे, भले ही वो बीजेपी के हों, भले ही कोई हो। मतलब एक खुलेआम देश का महान नेता इस तरह की बात कह रहा है, तो जनता तो सोच रही है कि ये हमारे लिए अच्छा है। और कल 1 जून को जो मतदान होना है 57 सीटों पर भी, उसमें भी उनकी असर पड़ेगा, जिसमें 30 से अधिक सीटें बीजेपी को प्राप्त होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राधेश्याम अग्रवाल जी। जिस तरह से अब देखिए चुनाव जो है वो लगातार, जिसका हम जैसे हम पहले से बता रहे हैं कि सियासत जो है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं जब सीटों को लेकर हम बात कर रहे हैं 57 सीटों पर, क्योंकि अंतिम चरण में चुनाव होने हैं। सैफ मलिक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि सीटों के आंकड़ों के लेकर हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो लेकिन पिछले चुनाव की अगर हम बात कर ले 2019 की और 2024 की, अगर इसका आप कंपैरिजन करेंगे तो पिछला चुनाव, जैसे मैंने पहले कहा था कि पूरा जो चुनाव है मैनिफेस्टो पर हुआ। इस बार जबकि बीजेपी पहले से आश्वस्त थी कि हम जीत रहे हैं, हम हैट्रिक लगा रहे हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 206 रैलियां की हैं। उन्हें इतने रोड शो, इतनी रैलियां करनी पड़ गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्या उन्हें ये लग रहा था कि विपक्ष एकजुट होकर और ज्यादा मजबूत हो गया है उनके सामने, उन्हें कड़ी टक्कर दे रहा है, इसलिए इतना ज्यादा प्रधानमंत्री को जोर लगाने की जरूरत पड़ गई यहाँ पर? देखिए, जहाँ जो आप बात कर रही हैं मैं उससे सहमत हूँ। 2019 और 24 के चुनाव में बहुत अंतर है। 2019 में मोदी जी के कार्यकाल को केवल 5 साल हुए थे, इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, जनता को ये था कि अगली एक मौका और देंगे तो हो सकता है जो चीज़ें बच गई हों उसको वो कर दें। अब उनका कार्यकाल लगभग 10 साल का हो गया और बहुत सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि कितने उन्होंने वादे किए, कितने पूरे किए, कितने नहीं किए। और उसके अलावा जहाँ तक सवाल मुद्दों का है, तो जब भाजपा ने शुरुआत की थी तो पूरे कॉन्फिडेंस से की थी 400 पार को लेकर, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया और आप लोगों ने भी सबने देखा कि हर चरण से पहले एक नया शगुफा छोड़ा गया। विकास के मुद्दों पर, देश के हित के क्या काम किए जाएंगे, किसी मुद्दे पर बात न करके कोई भी एक बयान को उठाया गया, किसी भी चीज़ को। और उसमें पाकिस्तान का लेकर भी बयान शामिल था कि भाई पाकिस्तान का हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं। वहाँ के नेता अगर कुछ बयान देते हैं तो उसका हिंदुस्तान के किसी भी मतदाता पर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला कि उससे प्रभावित होकर वो अपना मतदान किसी के पक्ष में कर दे। तो ये सारे मुद्दे उठा करके जो मेन मुद्दों थे वो इस चुनाव में, जैसा आपने पहले भी कहा कि उन पर तो कहीं कोई चर्चा हुई नहीं। हर चरण से पहले एक नया मुद्दा लाया गया और किसी न किसी तरह अपने वोट बैंकों को साधने की कोशिश की गई। अब बात इसकी करते हैं, ये सीटों की जो बात हमारे साथियों ने की, मेरा जहाँ तक मानना है और मैं देख भी रहा हूँ बराबर कई सेफोलॉजिस्ट के एनालिसिस और सारी चर्चाएं, तो विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, भाजपा को बचाना है। पिछले कुछ ऐसे राज्य थे, मध्य प्रदेश था, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली वगैरह, जहाँ पर बहुत भारी बहुमत था, भाजपा की बहुत सीटें आई थी, लेकिन अब वहाँ पर भाजपा को पर ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि उनको वहाँ सीटें बचाना है। और विपक्ष को थोड़ा फ़ायदा इस बात का ज़रूर मिल सकता है क्योंकि अब वो लोग गठबंधन में आ गए हैं और कई सीटों पर जो है वोटों का बिखराव कम हुआ है। अब वो कितना बदल पाता है परिणाम को ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन पिछले बार के मुकाबले में इस बार मुकाबला बहुत बड़ा हुआ है। यही एक बार और मैं कहना चाहूँगा कि बार बार कुछ लोग मुद्दा उठाते मुस्लिम तुष्टीकरण का। तो जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस ने राइट टू एजुकेशन लागू किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू किया, मनरेगा लागू किया, तो वो किसी का तुष्टीकरण नहीं हुआ था, उससे सारे देश के गरीबों के हित के लिए इस तरह की योजनाएं लाई गई थी कि तमाम स्कूलों में 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाए, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो मोदी जी के पूरे 10 साल के कार्यकाल में ऐसी कहीं कोई बड़ी योजना गरीबों के हित में हमको देखने को नहीं मिली। और सवाल मुस्लिम तुष्टीकरण का जहाँ तक सवाल है, तो मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं, लगभग 20 करोड़ तो हैं ही, देश में टैक्स भी देते हैं, देश के विकास में अपना योगदान भी देते हैं। तो अगर उनके ऊपर कुछ राशि खर्च की जाती है तो वो तुष्टीकरण में नहीं आएगा, जहाँ तक मेरा मानना है। और मैं एक बात ही बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक कल्याण का बजट कभी 160 लाख था, फिर उसके बाद वो 150 लाख हुआ और पिछले टर्म में मात्र उसको 10 करोड़ कर दिया गया। तो एकदम से 140 करोड़ जो घटाया गया है, तो क्यों घटाया गया मेरे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि आबादी भी उतनी है, ज़रूरतें भी उतनी हैं,
इस मुद्दे को मैं इस मंच के माध्यम से इसलिए उठाना चाह रहा हूँ कि इस पर बहुत कम लोग बात करते हैं। हाँ लेकिन क्या है कि ये तुष्टीकरण में नहीं आता। देश का जो भी नागरिक है, समान अधिकार हर चीज़ पर उसका है संविधान के हिसाब से, और वो अपना योगदान भी हर चीज़ में करता है। लिहाजा हर आदमी को बराबर का हक होना चाहिए जी। और यही हर पार्टी का होना चाहिए, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल हो। वोटों को बांट कर राजनीति करने के बजाय देश के विकास की बात करें, देश में बेरोजगारी कैसे दूर होगी वो बात करें। इस चुनाव में एक मुद्दा अग्निवीर का भी बहुत उठा। बिल्कुल छोटे जमीनी स्तर पर जब चर्चा हुई लोगों से, तो लोगों ने अग्निवीर का मुद्दा भी उठाया कि जो सेना में हमारा व्यक्ति जाता है, अपने देश की रक्षा का संकल्प लेके जाता है, अब उसको आपने 4-5 साल के लिए लिमिटेड कर दिया, तो वो जज्बा बचेगा क्या उसके अंदर, या उसको अपना भविष्य दिखेगा कि 4-5 साल हालांकि चूंकि इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी कर चुका है, इस विषय पर हम ऑन एयर ऐसी कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की इस मामले को लेकर कि चुनाव में धार्मिक विषय को लेकर के, सेना के विषय को लेकर के, चाहे राजनीतिक दल हो या टीवी चैनल्स हो, इस पर टिप्पणियां चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इस पर आदेश है, इस विषय पर ज्यादा चर्चा हम नहीं करेंगे। लेकिन बात जैसा कि आपने कही सैफ मलिक जी, तुष्टीकरण की बात कही, एक ध्रुवीकरण की बात कही जाती है, वोटों के ध्रुवीकरण की, और आपने जो बात कही कि अल्पसंख्यकों के हित को क्या केंद्र सरकार ने दबाया है, जो उदाहरण आपने दिया उस उदाहरण के माध्यम से। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि हम अल्पसंख्यकों के विरोधी नहीं है, लेकिन किसी का हक छीनकर किसी को देने के समर्थक भी हम नहीं है। संदीप पाठक जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जो तमाम हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, 2024 का जो चुनाव हुआ है, 2024 के इस लोकसभा चुनाव में जो तस्वीरें हमने देखी, तस्वीरों के रंग देखे, यहाँ पर एक चीज जरूर हमने देखी है कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा से अपने हाथ में संविधान की किताब लेकर के लहराना शुरू किया, और उस सभा के बाद से वो हर सभा में उस किताब को लेकर कहते थे कि यदि ये लोग जीत करके सदन में जाते हैं या इनकी सरकार बनती है तो इस संविधान को फाड़ कर फेंक देंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान के आधार पर यह देश चलता है। संविधान यहाँ का धर्म ग्रंथ माना जाता है, राष्ट्रीय हित में यदि देखें हम तो राष्ट्र ग्रंथ है हमारा, उसे फाड़कर फेंक देने की बात क्या मतदाताओं के मन पर असर कर पाई, और क्या एक ऐसे राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता को यह बात कहना कि यदि ये जीते तो संविधान की किताब फाड़कर फेंक देंगे, ये कितना लॉजिकली था? नहीं, लॉजिकल तो बिल्कुल नहीं था, कि राजनीतिक मुद्दा ही था। और इसमें इन्होंने जो संविधान की किताब को लेके जो लहराया या फाड़ने की बात कही, तो इससे मैसेज कुछ नहीं जा रहा। इन्होंने सिर्फ अंबेडकर जी पे फोकस किया इस बात को लेके। संविधान को उन्होंने अंबेडकर जी से जोड़ा और वहां से दलित को जोड़ा कि ये वोट बैंक हम किसी तरीके से कवर कर लें, ये मैसेज देके। अब रही, जैसे भी आपने कहा कि मोदी जी ने बजट कम कर दिया, तो मेरा कहना है कि अब बड़ा परिपक्व लोकतंत्र प्रजातंत्र में अपन रह रहे हैं, और पाइपलाइनें सब पुरानी हो गई हैं और फंड फ्लो बहुत ज़्यादा है, तो मतलब क्या है कि कंट्रोल करने के लिए वाल्व लगा दिए हैं जगह जगह, तो वाल्व से बंद हो गए हैं वो, इसीलिए किसी का घट रहा है, किसी का बढ़ रहा है। तो ये किसी के लिए पर्टिकुलर ये कह के कि आपके लिए वोट मतलब फंड अगर कम कर दिया है, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जिनके फंड कम हुए हैं, ज़्यादा हुए हैं। तो ये एक विश्लेषण का विषय है। मतलब किसी को इसके मतलब इस मामले में मेरा मानना ये है कि ऐसा कोई सरकार की मंशा होगी कहना मुश्किल है, और क्योंकि एक सभी समान नागरिक हैं, सब काम कर रहे हैं, सब साथ हैं, तो ये चीज़ें इसमें कहीं से मतलब परिलक्षित नहीं होती हैं। लेकिन एक बात जरूर आती है जी, हाँ, जो बात चुनाव प्रचार की जब बात आती है तो हमने देखा कि जैसे ही एक बयान आया सैम पित्रोदा का, उन्होंने कहा कि अमेरिका में इस तरह का कानून लागू है, और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसके बाद एक अपना बयान जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से कह रहे हैं कि सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी के गुरु हैं, जो उनके राजनीतिक गुरु हैं, उनको सलाहकार हैं, उनको सलाह देते हैं, और वो देश में इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। क्या वास्तव में सैम पित्रोदा ने ऐसा कहा था या फिर चुनाव में प्रचारित किया गया? पित्रोदा ने जो कहा अगर उसको चुनाव के कंटेंट्स में देखें तो गलत है वो। लेकिन अगर उसको थोड़ा सा और विश्लेषणात्मक जाए तो वो आउट ऑफ इंडिया का कल्चर है, और इंडिया की कंसर्न में उसको कहीं से लेना देना नहीं है। फॉरेन में जो होता है वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का मतलब काम करने का तरीका सब डिफरेंट है, तो वो यहाँ तो न लागू हो सकता है और ना 100, क्योंकि देखिए कुछ चीजें होती हैं जो आपकी 1 करोड़ पे एप्लीकेबल हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि 140 करोड़ पे एप्लीकेबल हो जाए। तो इसकी पॉपुलेशन को देखते हुए, जनसंख्या को देखते हुए, यहाँ पे आपका भाईचारे के अलावा कोई किसी यहाँ पे मिलिट्री शासन से कंट्रोल नहीं हो सकता है देश। अगर आप सोचे कि वहाँ की सेना बहुत मजबूत है, वैसी सेना यहाँ बना ले तो कोई दमनात्मक नीति भारत में नहीं चल पाएगी। तो ये भी मानना पड़ेगा, कहीं की बात कहीं, मतलब वही भानुमति का पिटारा, कहीं का धान, कहीं का रोड़ा, और अपने पक्ष में कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं वो चल रहा है।
गया है। प्रोडा और जी सभी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था, जी। भारतीय महत्व के नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सभी मेहमानों से आग्रह है कि चूंकि समय की सीमा को ध्यान रखते हुए द्वितीय क्रम में अपने कम शब्दों में अपने वक्तव्य को रखें। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कहा संदीप जी, जिस तरह से आपने बताया कि सैम पित्रोदा ने जो बयान दिया अमेरिका में रहते हुए, वो वहां पर रहते हुए वहां की जो उनकी विदेशों की नीति है, वो यहाँ पर अगर भारत में बात कर रहे हैं तो बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा भी मिला था जिसको उन्होंने खूब हवा दी और उसको उठाया गया और कहीं ना कहीं जनता को इसके सामने जिस तरह से पेश किया गया, जनता के मन में भी एक विरासत टैक्स को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे जिस पर हमने काफी चर्चा की है। लेकिन आलोक सिंघई जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे हम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि 2019 और 2024 के अगर चुनाव का कंपैरिजन करेंगे तो इस बार बहुत कुछ नया हुआ है, बहुत कुछ नए प्रयोग किए गए, एक्सपेरिमेंट किए गए, या फिर हम ये कहें कि रिकॉर्ड तोड़ चीजें इस बार हुई हैं। क्योंकि आप मंगलसूत्र ले लें, विरासत टैक्स ले लें, एम फैक्टर में आप मछली, मटन, मुस्लिम, मोदी, ये सारे फैक्टर, मुजरा जैसे वर्ड का भी क्योंकि यूज किया गया है, ये सारे शब्द ले लें तो हर चीज का एक रिकॉर्ड तोड़ जो परफॉर्मेंस है वो हमने इस चुनाव में देखा। अब हम बात करें अगर सीटों की, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद 206 रैलियां की हैं, उन्हें क्या जरूरत पड़ गई, वो एक प्रधानमंत्री हैं, जब वो पहले से आश्वस्त थी अगर बीजेपी, तो इतना दम लगाने की जरूरत पीएम को क्यों पड़ी। बिहार और बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासकर अगर हम बंगाल की बात करें। बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 80। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा रैलियां बीजेपी ने की हैं। आपको क्या लग रहा है इन राज्यों में अब बीजेपी की इतनी रैलियों के बाद क्या स्थिति है? ऋषिका जी, जिस तरीके से मोदी जी ने अभियान चलाया है वो देखें आपके आंखों से काजल चुराने जैसा है। ये सारे राज्य देख लें आप, उड़ीसा की बात कर रही हैं, उड़ीसा में अभी राज्य के चुनाव भी है और वहां पे सत्ता बदल रही है। आप ये देखें पश्चिम बंगाल, वहां तृणमूल का कांग्रेस का वर्चस्व है। पंजाब में देखें तो वहां आप पार्टी है। आप ये सारे राज्यों में देखें तो वहां पे ये सब चुनौतीपूर्ण है। बिहार का देख लें, पूर्वांचल का देख लें तो वहां पे अनुकूल नहीं है स्थिति। ऐसी स्थितियों में बीजेपी अपनी सीट बढ़ाने जा रही है, ये चमत्कार से कम नहीं होगा। और उसकी वजह है कि बहुत सारे मुद्दे, जैसे ये मुस्लिम तुष्टीकरण की बात जो आती है, आप ये देखें बजट कम कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। हमें करना ही नहीं है मुस्लिम तुष्टीकरण, तो किस लिए बजट दिया जाएगा? हमें, जब हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, हमने किसी भी, आप टोटल बजट देख लें तो मुस्लिम मतदाताओं के, मुस्लिम नागरिकों के पास में ज्यादा राशि पहुंची। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, उनको लाभ देना महत्वपूर्ण है कि बजट की गिनती महत्वपूर्ण है? तो ये जो देश में राजनीति की पुरानी अवधारणा बदली जा रही है, जिस तरीके से औद्योगिकरण की तरफ देश बढ़ रहा है, उसमें ये सारे मुद्दे थे। और मोदी जी ने, जैसा आप कह रही हैं, बहुत ज्यादा प्रयास क्यों किया? क्योंकि लोग गफलत में न रहे। जो पहले की पैटर्न था, लोगों ने कहा कि सत्ता बदल दो, कांग्रेस नहीं तो भाजपा कर दो, तो वैसी स्थिति ना रहे। वो एक लाइन ऑफ एक्शन रहे कि हमें किस दिशा में जाना है, देश किस दिशा में जाएगा, ये प्रयास किया गया। इसलिए मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के दलों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया और ये पराकाष्ठा करनी थी। और ये अच्छा संदेश है, ये तो कांग्रेस को भी करनी थी, विपक्ष को भी करनी थी, वो नहीं कर पाए इतना। सही कहा कि यहाँ एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी बात करती है कि हम परिश्रम की पराकाष्ठा पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं, और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम 24/7 चुनाव लड़ते हैं। और आज यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस आज 2024 के चुनाव की बात कर रही है और इसके बाद 29 के चुनाव की तैयारी में लग भी सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2047 के विजन को लेकर के बात कर रही है। और ये जो चुनाव लड़ा जा रहा है 2047 तक भारत का विकास कैसे होगा, उस पक्ष को लेकर के लड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट ये बात कह दी है। लेकिन यहाँ राधा वल्लभ शारदा जी, एक बात जरूर आ जाती है कि जैसा हमने देखा चुनाव प्रचार आगे बढ़ा, चुनाव के चरण आगे बढ़े, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, और जैसे ही मतदान का प्रतिशत आया तो मतदान के प्रतिशत ने राजनेताओं के माथे पर चिंता की लकीरों को गाढ़ा कर दिया। लेकिन एक बात यहां देखी गई कि पहले जो चुनाव प्रचार रहा उसमें कहीं रामलला नहीं थे, उसमें कहीं राम मंदिर नहीं था। हमने देखा भारतीय जनता पार्टी ने तीसरे चरण के चुनाव के बाद में जब चुनाव प्रचार शुरू किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यदि ये सरकार में आ गए तो राम मंदिर को ताला लगा देंगे, रामलला को फिर से टेंट में ले आएंगे। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए पाठक जी, मैं एक चीज शुरुआत करता हूँ मेरी बात की जी। आपको 5 बजे से डिबेट शुरू करनी थी जी। आपने लक्ष्य तय किया था जी। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 का लक्ष्य तय किया था जी। और लक्ष्य तय नहीं करेंगे तो आगे पीछे हो सकता है ना। हाँ। लेकिन वो जरूरी है। अब यहाँ लक्ष्य तय हो जाता है तो उसके बाद में जो रैलियाँ प्रधानमंत्री की इतनी हुई है, आज हर आदमी ये चाहता है कि हम प्रधानमंत्री को देखें। इसके पहले भी चुनाव हुए हैं और उनमें मैंने देखा जब भी जहाँ भी मतलब झाबुआ में इनकी राजीव गांधी की सभा थी
उस सभा को अटेंड करने के लिए मैं गया था। तो जब हमने वहाँ लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम राजीव गांधी को देखने के लिए आए हैं। तो हो सकता है कि जो भीड़ जो हम देखते हैं जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उसमें कार्यक्रम में, ठीक तो ये भी कारण हो सकता है। हाँ। अब रह गई बात आपकी दूसरी कि जब लक्ष्य तय हो गया, हाँ। उसके बाद में प्रलोभन बहुत आवश्यक है। अगर प्रलोभन नहीं देंगे तो आदमी आपकी तरफ कैसे आएगा। मुझे ये मालूम था कि मैं डिबेट पर जाऊंगा और आप मुझे इसकी लिंक भेजेंगे तो मैं मेरे 10,000 लोगों को भेजूंगा। अब आज मैंने एक मुद्दा उठाया है, जी। शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा नहीं, मुझे नहीं मालूम। जी। हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हाँ। तो मैंने कहा कि 3 लोगों को तो संविधान में जगह है। हाँ। अंबेडकर जी क्या उस समय ये भूल गए थे हाँ। कि ये जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते हैं, जी। इसको इसमें क्यों नहीं जोड़ा उनने। हाँ। ये मैंने आज मुद्दा उठाया जी। और मैंने पूरे देश जी। में भेजी है। जी। कोई हर जगह से ये बात हम उठाए। बिल्कुल। अब अभी आदमी काय पे जा रहा है, मैं बता देता हूँ आपको। जी। ये जो हर आदमी ये चाहता है कि मेरा जी। अखबार निकल रहा है, हाँ। मुझे विज्ञापन मिल जाए, मैं बीमार पड़ गया मुझे सहायता मिल जाए। हाँ। लेकिन मुद्दे की ठीक है। बात, हाँ। मुद्दे की बात उठाने जी। में आदमी भूल जाता है। बिल्कुल। तो इससे आप अंदाज सही लगा है। सकते हैं कि एक प्रलोभन की बात है, चूंकि मैं पहले भी आग्रह कर चुका हूँ, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे। और जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं, वास्तव में ये चुनाव का जो चरण है, प्रचार खत्म हो चुका है, लेकिन अभी मतदान बाकी है और मतदान होने में 24 घंटे बाकी हैं। 48 घंटे बाद मतदान शुरू होगा। तो मतदाता के मन पर कौन सी बात कैसी छाप छोड़ सकती है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऋषिका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सूरज जी, क्योंकि 1 जून को अंतिम चरण के मतदान है। 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होने हैं और ये वो राज्य, या उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की आप बात कर ले, आप हिमाचल की बात कर लीजिए, तमाम जगहों पर राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत जो है वो झोंक दी है। विभांशु जी, आपके पास में आना चाहूंगी, लेकिन प्रचार प्रसार के साथ ही, क्योंकि आज अंतिम चरण का जो प्रचार है वो भी अब थम चुका है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं ध्यान मुद्रा में। अब उनके इस ध्यान को लेकर भी जो विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, विपक्ष का ये कहना है कि प्रायश्चित करने जा रहे हैं पीएम मोदी, ध्यान लगाना नहीं। और इस पर भी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि अगर उनका ये ध्यान टेलीकास्ट हुआ तो वो इस पर भी शिकायत दर्ज कराएंगे। इसको कैसे देख रहे हैं सर? अब तो चुनाव प्रचार सब खत्म हो गया, अब इससे भी विपक्ष को दिक्कत है कि भाई कोई ध्यान लगाने जा रहा है, उसकी भी शिकायत करेंगे। देखिए, ये तो भारत की संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रतीक है ध्यान। पतंजलि योग में इसको ध्यान को बड़ा महत्व दिया गया है और आप देख रही हैं पूरे दुनिया ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने योगा को जो है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस से घोषित किया और पूरे दुनिया के अनेक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को स्वीकार किया और पूरी दुनिया के अनेक देश, जिसमें कई मुस्लिम देश भी शामिल हैं, वो भी योग को अपने यहाँ प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत का हर नागरिक योग में अपनी तरफ बढ़ रहा है। तो ध्यान मुद्रा को यदि इस तरीके से राजनीतिक तौर पर यदि कोई चुनौती देता है तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। नहीं, लेकिन विभांशु जी, यहाँ एक सवाल ये जरूर बनता है कि पिछले चुनाव में भी देखा कि चुनाव प्रचार के ठीक बाद मतगणना से ठीक पहले वो केदारनाथ जाते हैं और इस बार बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बिल्कुल अच्छी बात कही। और ऋषिका जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात कही थी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में 2010 कितनी सारी रैलियां और रोड शोज किए। 19 अप्रैल से ये चुनाव शुरू होता है। हाँ। लगभग अप्रैल का महीना, मई का महीना और जून का महीना उसमें शामिल होता है। ऐसे में इतने लंबे प्रचार प्रसार कार्यक्रम के बाद व्यक्ति यदि अपने कार्यक्रम के दौरान बाद यदि ध्यान की मुद्रा में जाता है, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट करता है। देखिए, आप मोदी जी की बातों को ध्यान से सुनना होगा, हमें समझना भी होगा। वो कहते हैं हम 400 पार के साथ सरकार बना रहे हैं, ये उनका एक आत्मविश्वास है। तो अब उनके पास इतना समय नहीं होगा। यदि 4 जून को उनकी सरकार आ जाती है 400 पार के साथ, तो उसके लिए उन्होंने आगे के 100 दिन तक का कार्यक्रम प्लान तैयार करा हुआ है। बिल्कुल 125 दिन का और 2047 तक का तो प्रोग्राम उनका ऑलरेडी प्लान है विकसित भारत का। तो आते ही साथ उनको अपने कार्य में जुट जाना होगा यदि उनकी सरकार आती है 400 पार के साथ, या मैजिक फिगर भी वो पार कर लेते हैं। तो ऐसे में यदि उस समय का जो उपयोगी समय है ध्यान में रिजुविनेट करने के लिए, और वो भी स्वामी विवेकानंद, बिल्कुल जिनको पूरी दुनिया मानती है, जिन्होंने अपने संबोधन के साथ शिकागो में कहा था कि भाई बहनों और भाइयों और पूरी दुनिया को अपना बना दिया था। भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा प्रचार प्रसार। मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि जब मिस्टर ओबामा जब नरेंद्र मोदी साहब से कहीं मिले तो उन्होंने बाकायदा जो वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का जो
भाषण था हाँ। उस कार्यक्रम की प्रतिलिपि उनको भेंट करी। अमेरिका के राष्ट्रपति पूरे उनको उनके शब्द प्रतिलिपि लगे भेजा। हुए हैं, जो शब्द उन्होंने कहे थे विवेकानंद जी ने। हाँ, बिल्कुल। वो उसमें उन्होंने अंडरलाइन करके हाँ। अब देखिए दुनिया जिसको मानती है हाँ। उसी के पथ पर यदि कोई व्यक्ति चलने की हिम्मत जुटा रहा है हाँ। तो हमें उसको प्रेरित करना चाहिए बिल्कुल। और हमें भी उससे इस बात की तो प्रेरणा लेनी ही चाहिए, हमें प्रेरणा ध्यान लेनी करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा कि हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं चुनाव की, तो चुनाव ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द चुनाव घूमा है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ उनको प्रोजेक्ट किया कि वो हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी, विपक्ष ने भी दी, निशाना साधा तो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। और यही बात लेकर के मैं आपके पास आना चाहूंगा राधेश्याम अग्रवाल जी, कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा कि जहां हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सीट पर जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते हैं, लेकिन प्रत्याशी खुद ये कहते हैं कि जनता से कहते हैं कि आप यदि मुझे वोट देंगे तो वो वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा। प्रत्याशियों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं था, लेकिन पीएम मोदी पर भरोसा था। तो ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे ही क्यों बीजेपी ने फिर? नहीं, देखिए सूरज जी, प्रत्याशी तो मोदी जी के साथ है ना। हाँ। और मोदी जी ने प्रत्याशी को चुन के वहाँ पर खड़ा किया है। हाँ। और प्रत्याशी जो बोल रहा है, पूरे देश की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है। हाँ। आने वाले में मोदी जी ने 2047 का विजन तैयार कर रखा है। हाँ। और आने वाले 125 दिन का, तो 400 पार का जो उनका दृढ़ संकल्प था वो तो पूरा होना ही है। सही कहा ठीक कि है, जो दृढ़ राधेश्याम संकल्प है वो पूरा होना, और संकल्प को लेकर के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया था संकल्प से सिद्धि, और ये संकल्प उन्होंने लिया कि 400 पार जाना, तो संकल्प तो ले लिया। अब इसके सिद्ध होने की तिथि भी लगभग बाकी है कि देखेंगे 4 जून को यह संकल्प सिद्ध होता है या नहीं होता है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि संकल्प ले लिया गया है, लेकिन और उस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रयास भी बीजेपी की ओर से तमाम किए गए हैं, लेकिन 4 जून को नतीजे बताएंगे कि ये संकल्प को जनता पूरा कर पा रही है या नहीं कर रही है। सैफ मलिक जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे, और चाहूंगी 2 लाइन में इसका जवाब दीजिए ना, क्योंकि अब अंतिम चरण है। अंतिम चरण के पहले जो मुद्दा उठाया गया, एक बार हमने फिर देखा आरक्षण को लेकर मुद्दा उठाया गया, कहीं संविधान की किताब लहराई गई तो कहीं राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे गए। क्या लग रहा है आपको, 57 सीटों पर जो मतदान होना है, जनता के मन में कौन सा मुद्दा घर कर गया है? जनता किन मुद्दों को ध्यान में रखकर 7वें चरण में यानी अंतिम चरण में अपने मत का प्रयोग करने वाली है? देखिए, जहाँ तक सवाल मुद्दों का है, या लास्ट चरण में तो कोई ऐसा विशेष मुद्दा उठाया नहीं गया। अभी तक जितने भी मुद्दे सामने आए उन्हीं को सामने रखकर मतदाता मतदान करेगा। और जो बात मैंने पहले भी कही कि मुद्दे कोई ऐसे थे नहीं कि जिन पर जनता के हित की कोई बात होती। तो अब जनता के मन में क्या घर कर गया ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और बाकी सबके दावे अपने अपनी जगह पर हैं, लेकिन सच्चाई जो है वो 4 तारीख को ही सामने आएगी। बिल्कुल, ये कहे जाते हैं कि जहां हम बात करते हैं वादों की, जनता कहती है वादे हैं, वादों का क्या, और वहीं राजनीतिक दल कहते हैं कि दावे हैं, दावों का क्या। दावे सब अपने अपने करते हैं, लेकिन उन दावों की सच्चाई क्या है? जनता ने 6 चरण के मतदान करके, 6 चरणों में जो मतदान हुआ है, प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला जो है वो ईवीएम में कैद कर दिया। 7वें चरण का भी फैसला जनता कैद करने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा सूरज जी, क्योंकि हाई प्रोफाइल नेता से लेकर जितने भी प्रत्याशी थे सभी के जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गई है 6 चरणों तक। अंतिम चरण के मतदान 1 जून को है, जिसको लेकर मुद्दे जो हैं, जैसे कि हमारे सभी मेहमानों ने कहा कि जो मुद्दे हैं वो शिफ्ट तो हुए, लेकिन 7वें चरण के पहले भी उन्हीं मुद्दों पर जो है चुनावी प्रचार हमने देखा। आज अंतिम चरण का चुनाव प्रचार थम गया है, 1 जून को इसके मतदान होने हैं, 4 जून को नतीजे आएंगे, तब पता चलेगा कि आखिर जनता के मन में क्या था, आखिर जनता ने किन मुद्दों पर अपने मत का प्रयोग किया है और किस पार्टी को वो सत्ता में लेकर आ रही है। मतदाता का मौन या मतदाता की मुखरता ये स्पष्ट होने वाला है बहुत जल्द, कुछ घंटे बचे हैं। और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 1 जून की शाम 6 बजे से देश न्यूज का महा एग्जिट पोल आपको दिखाया जाएगा, उसमें भी पैनलिस्ट हमारे साथ होंगे और सर्वे टीम के धुरंधर हमारे साथ होंगे, वो देखना ना भूलें। 1 जून की शाम 6 बजे से 9 बजे तक लगातार हम दिखाएंगे देश का महा एग्जिट पोल, या फिर उसे आप एग्जैक्ट पोल भी समझ सकते हैं, क्योंकि जो फिगर हम दिखाने वाले हैं वो जनता के सर्वे के आधार पर हम दिखाएंगे। जनता की नब्ज को टटोल करके देश न्यूज ने वो एग्जिट पोल तैयार किया है, ना कि एजेंसियों के तौर पर। आपको दिखाएंगे 1 जून की शाम 6 बजे कि देश की जनता का मन क्या है, मतदाता के मौन का मतलब क्या था और मतदाता की मुखरता का आशय क्या रहा है। हालांकि बिंदु और जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। राधेश्याम अग्रवाल जी, राधा वल्लभ शारदा जी, संदीप पाठक जी, आलोक सिंघई जी, विभांशु जोशी जी, सैफ मलिक जी, आप सभी मेहमानों का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर ऐसे एक मुद्दे के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने हैं देश न्यूज के साथ। नमस्कार।